स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू हाजिर हूं अपने 10th के लिए फिर से एक नए चैप्टर के साथ जहां पर हमने जेनेटिक्स फिनिश की थी और हम जेनेटिक्स के बाद एक नए चैप्टर पे आएंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। ओके, लेकिन फ्रेंड्स लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को, हमारे लेक्चर को एंड तक देखें क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मैं बताता हूं कि बोर्ड में आएंगे और डेफिनेटली देखा गया है कि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आए भी हैं। तो लास्ट तक देखें, एंड तक देखें वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो दोस्तों तक अपने शेयर भी करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हमारे लेक्चर पहुंच सके और हम अच्छे से अच्छे टॉपिक पे आप पे चर्चा कर सकें। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स का लगता है कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस हम सभी लोग चैप्टर पढ़ ले रहे हैं कि हाँ बोर्ड में आना है, बोर्ड में मार्क्स लेने हैं, चलो तैयारी कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर एक चैप्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है, बस थोड़ा सा हमें समझने में भूल होती है। एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स का मतलब ये कि बेटा आप भी अपने घरों पे गमलों में पानी डालते हैं अपने पेड़ों को जिंदा रखने के लिए, तो जरा उस मैकेनिज्म के पीछे चले कि आखिर जब आप उस अपने पॉटेड प्लांट्स पे वाटर डाल रहे हैं तो आखिर वो वाटर कैसे एक प्लांट के लीव्स तक पहुंच गया, ऐसे क्या घटना घटी होगी। गर्मियों के दिनों में हमारे प्लांट विल्ट कर जाते हैं, मुरझा जाते हैं और आप जब उनको इवनिंग में पानी डालते हैं देन वो फिर से आपको कुछ देर बाद फिर से फ्रेश दिखाई पड़ते हैं। ऐसा क्या हो गया, ना तो उनके पास कोई मोटर लगी हुई है कि पानी खींचे, तो ऐसे कौन सा स्ट्रक्चर है जो गमले के पानी को ऊपर पत्तियों तक पहुंचा दे रहा है, यानी पॉटेड प्लांट के वाटर को लीव्स तक पहुंचाया जा रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, आपने केवल पानी डाल दिया बस। हमें ये समझना पड़ेगा जितनी भी क्रॉपिंग होती है एग्रीकल्चरल लैंड पे, आखिर कैसे वो वाटर लीव्स पे पहुंच रहा है। इतने बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, सिकोया ट्री टॉलेस्ट प्लांट है कई फीट के, उन तक विदाउट मोटर कैसे रूट से वाटर एब्जॉर्ब होकर के इतनी ऊंचाई पर चला जाता है। आप केवल एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पानी खींचना है तो आपको मोटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन वहां नहीं कुछ। तो हम उस मैकेनिज्म को आज समझेंगे कि आखिर कैसे जाता है। हालांकि टारगेट इस चैप्टर का यही है कि उस मैकेनिज्म को जाना जाए कि रूट से कैसे वाटर पहुंच रहा है हमारे प्लांट्स तक, लेकिन उसके पहले हमें जानना पड़ेगा हमारे रूट क्या है, रूट में कौन से स्ट्रक्चर हैं जो वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, कैसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू वाटर या किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड ट्रांसपोर्टेशन मेथड में। सबसे पहले हम एक चीज जान लें कि एक प्लांट में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो एयर के टच में है बेटा, जो एयर के टच में है उसे हम क्या बोलेंगे, सूट सिस्टम, यानी ये आपका क्या है, सूट सिस्टम। प्लांट का वो पार्ट जो एयर के टच में है उसे सूट सिस्टम कहेंगे और प्लांट का वो पार्ट जो अंडरग्राउंड है उसे हम रूट सिस्टम कहेंगे। पहली बात तो ये समझ लें, रूट अंडरग्राउंड पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर है। जब भी आप कभी स्प्राउट्स खाते हैं तो स्प्राउट्स में जो व्हाइट कलर का निकलता है उसे रेडिकल कहते हैं। अगर आप उस सीड को एक रख दीजिए सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल में रख दीजिए, वो अपने आप ग्राउंड में चला जाएगा। ये नेचर है रूट का, रूट का ये नेचर है। तो वाटर कहाँ, आपके जो रूट थे वो कहाँ पाई जा रही, ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड। अब देख ग्राउंड के अंदर जो रूट है बेटा, ये तो बेटा आपकी मेन रूट है, ये जो आप देख रहे हैं ये मेन रूट होती है, ये आपकी मेन रूट है, इसे हम प्राइमरी रूट भी कहते हैं, ये आपकी मेन रूट है। लेकिन बेटा इस रूट से कुछ ब्रांच निकलते हैं, बहुत फाइन स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, ये बहुत फाइन स्ट्रक्चर, इन फाइन स्ट्रक्चर को बेटा रूट हेयर कहते हैं, इन फाइन स्ट्रक्चर को रूट हेयर कहते हैं। और हमारे आज के इस टॉपिक में पहले बड़ा इंपॉर्टेंट काम
नाम लेंगे रूट हेयर्स। तो मेन रूट थी, उस रूट से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम रूट हेयर कहते हैं। मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश की है कि अगर हम जूम करें लेंस से देखें तो नजारा कुछ ऐसा होगा। क्या नजारा होगा कि आप भी देखिए रूट से, मेन रूट से, अब देखिए रूट के कैसे निकला है। आपने रेडिश खाया हुआ यार, आप रेडिश खाते हैं, रेडिश में क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं निकले होते उसमें से, ऐसे ऐसे बहुत फाइन स्ट्रक्चर, ये रूट हेयर ही होते हैं बेटा। जो आप देखते हैं, जो आप छील देते हैं कि नहीं हटाओ कि रेडिश खाना है हमें सैलेड में, तो आप जो खा रहे हो क्या खा रहे हैं, वो आप रूट हेयर खा रहे होते हैं। तो वही रूट हेयर है, कहीं दूर नहीं है, वही रूट हेयर है। तो उस रूट हेयर को देखकर लोकेशन दिखाई जा रही है कि एक रूट का सेक्शन कट किया गया है और दिख रहा है रूट की हमें सेल्स दिखाई पड़ रही है, रूट की सेल्स है, ये रूट की सेल्स है। और इस सेल्स को बेटा एपिडर्मल सेल कहते हैं। देखिए आउटर मोस्ट लेयर, ये जो आउटर मोस्ट लेयर दिख रही है, ये इसको बेटा बोलते हैं एपिडर्मल सेल। और इस एपिडर्मल सेल से निकली हमारी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कह रहे हैं रूट हेयर। अब देखिए आपसे मैं कहूं बेटा, वाटर के बहुत करीब कौन है, वाटर के बहुत करीब, जो ब्लू कलर से दिख रहा है वाटर है आपका, तो वाटर के बहुत करीब कौन सा स्ट्रक्चर है, तो देखा जाए बेटा रूट हेयर ज्यादा करीब है, बिकॉज ये सॉइल पार्टिकल के बीच में चला गया। प्लांट केवल एक ही टाइप के वाटर को एब्जॉर्ब करता है जो सॉइल पार्टिकल के बीच में होता है, और सॉइल पार्टिकल के बीच में जो वाटर होता है बेटा, इस वाटर को कहते हैं कैपिलरी वाटर। इस वाटर को कहते हैं कैपिलरी वाटर। तो जो वाटर हमारा सॉइल पार्टिकल के बीच में है, हम उस वाटर को कैपिलरी वाटर नेम देते हैं। रूट हेयर सबसे ज्यादा कैपिलरी वाटर के करीब होती है, तो वाटर के एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को सबसे ज्यादा कौन बढ़ाता है, रूट हेयर। बोर्ड का क्वेश्चन है, तो चाहे आईसीएससी हो या फिर सीबीएसई हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है रूट हेयर। और क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि रूट हेयर इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर को एब्जॉर्ब करने का जो मेन काम करती है वो हमारी रूट हेयर करती है, मेन काम करती है रूट हेयर। क्यों, क्योंकि थिन इतनी है, ये सॉइल पार्टिकल के बीच में चली गई है, और सॉइल पार्टिकल के बीच में वाटर इनके अंदर एंटर करता रहता है। अब सवाल उठेगा सर वाटर कैसे एंटर कर जाता है, हम एक मिट्टी में पेन गाड़ दे, वहां पानी नहीं जाएगा, इसमें क्यों चला आता है पानी। तो यही मोड्स आपको बताऊंगा, जो मेरा सेकंड टॉपिक मैंने लिखा हुआ है कि क्या है। आज हम मोड्स के बारे में जाने, कौन कौन से मोड होते हैं, ठीक है। चलिए हम एक चीज समझ गए कि प्लांट में शूट सिस्टम है, रूट सिस्टम है। रूट सिस्टम में रूट्स होती हैं, साथ में उससे लगी हुई रूट हेयर्स होती हैं, और रूट हेयर्स को हमने जाना कि इनका मेन काम होता है कि ये एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं। चलिए आगे चलते जरा मुलाकात करते हैं अपने दूसरे लोग से। मैं ये स्ट्रक्चर रूट हेयर में भी आऊंगा, जो बोर्ड का एक क्वेश्चन है। इसके पहले आपके 10th के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, आपको एक ऐसा डायग्राम दे दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि इसको आइडेंटिफाई करिए, ए बी सी डी है क्या, क्या किसका फंक्शन है। तो चलिए इस चीज पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रूट के बारे में एक और अच्छी चीज बता देता हूँ। ध्यान से देखिए, बेटा ये देखा गया है कि एक रूट के 3 जोन्स होते हैं। सबसे टॉप पे जो जोन है बेटा, ये जोन ऑफ सेल डिवीजन होता है।
जोन ऑफ सेल डिवीजन, ये जोन ऑफ सेल डिवीजन होता है, यानी इस जगह पर सेल का डिवीजन होता है। दूसरा, जस्ट इसके ऊपर जोन ऑफ इलोंगेशन होता है, जोन ऑफ इलोंगेशन। क्या होगा? जोन ऑफ इलोंगेशन होगा। इसके ऊपर बेटा आप देखते हैं, ये होता है बेटा जोन ऑफ मैचुरेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन। यानी एक रूट के 3 जोन्स होते हैं, जोन ऑफ सेल डिवीजन। इस जगह पर रैपिडली सेल डिवीजन होता रहता है, तेजी से सेल डिवाइड करते हैं, जिससे सेल ग्रोथ करती रहे। हमारे जो हमने पढ़ा भी है अभी सेल डिवीजन में, कि जिससे लेंथ में बढ़ती रहे। साथ साथ इनके ऊपर सेल लेंथ में बढ़ती है तो बोल दिया जोन ऑफ इलोंगेशन। बेटा जोन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर जाएगा तो जोन ऑफ मैचुरेशन, यानी यहाँ पर सेल जाइलम और फ्लोएम बना देती है, जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये बन जाता है जोन ऑफ मैचुरेशन। एंड जोन ऑफ मैचुरेशन के कैरेक्टरिस्टिक होता है, आपसे कोई पूछेगा जोन ऑफ मैचुरेशन कैसे पहचाने, तो जहां बेटा रूट में रूट हेयर्स निकली होंगी, ये जो आप देख रहे हैं क्या है, ये है रूट हेयर्स, ये है रूट हेयर। तो बेटा जो रूट में मौजूद रूट हेयर्स है, अगर ये रूट हेयर्स मौजूद है तो वो जोन बनता है जोन ऑफ मैचुरेशन। क्लियर? इस तरीके से जोन है, और इसी जोन पे हमने ये स्ट्रक्चर उठाया है। तो ये रूट है, इस रूट में क्या लगी हुई है, सेल्स लगी हुई हैं, और इस सेल्स से ही हमारा जनरेट हुआ है ये रूट हेयर। तो सबसे पहला सवाल उठता है बेटा, ये जो आप देख रहे हैं, जो सी स्ट्रक्चर पूछ रहा है आपसे, ये सी स्ट्रक्चर है एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल। याद रखिएगा, प्लांट की चाहे हम लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अभी फोटोसिंथेसिस में, चाहे रूट का स्ट्रक्चर पढ़ें, हमें सबसे पहले यानी जो आउटर मोस्ट लेयर मिलती है, वो आउटर मोस्ट लेयर आपकी होती है एपिडर्मल सेल। हमेशा आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मल सेल। क्लियर? अब देखिए ये प्लांट सेल है, तो अपने आप देख लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं। देखिए सबसे पहली लेयर कौन सी होगी, सेल वॉल। अगर यहाँ पर एक ऐसी कोई लेयर दिख जाती है तो आप क्या बोलेंगे, ये है सेल वॉल, क्योंकि प्लांट सेल है, आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होगी। देखिए बी क्या इंडिकेट कर रहा है, सेल वॉल के अंदर वाली लेयर को इंडिकेट कर रहा है बी। ये बी क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। बी हमारी है सेल मेम्ब्रेन। बी हमारी हो गई सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए ए दिया गया है, ए क्या है, सेल वॉल है। अच्छे से आप देख सकते हैं क्या है, सेल वॉल। तो ए सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर, बी सेकेंड लेयर है, हमें पता है प्लांट में सेकेंड लेयर सेल मेम्ब्रेन होगी। देन अब देखिए ये डॉटेड स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है, आपको अच्छे से पता है यार आपको कि जो डॉटेड स्ट्रक्चर बना क्या है, ये न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है। तो इस तरीके से आपसे पूछेगा कि आइडेंटिफाई द डायग्राम, तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई डायग्राम करेंगे क्या, कि डायग्राम जो हमारा क्या है वो रूट हेयर का डायग्राम है। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करिए डायग्राम किसका है, तो डायग्राम किसका है, रूट हेयर का डायग्राम है। सेकंड क्या बात पूछेगा आपसे, आइडेंटिफाई ए बी सी डी, आप लिख देंगे ए सेल वॉल, बी सेल मेम्ब्रेन, सी एपिडर्मल सेल एंड डी न्यूक्लियर। ध्यान देंगे बोर्ड का क्वेश्चन है और इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अंदर देखिए भरा हुआ, कभी कभी ये लिक्विड पूछ लेता है, तो यहाँ लिख देंगे सेल सैप। क्या है, ये सेल सैप है। बेटा हमेशा रूट हेयर के अंदर का कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक रखा जाता है। हाइपरटोनिक का मतलब गाढ़ा, यानी यहाँ पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं। अब सोचिए बाहर अगर वाटर है, बाहर वाटर है, सॉल्यूट अंदर ज्यादा है तो वाटर मॉलिक्यूल अंदर कम होंगे, यानी गाढ़ा। यानी चीनी का घोल समझ लीजिए वो ये है, बाहर ज्यादा पानी रखा है। तो एक हमें नियम पढ़ाया जाता है, मैं बताऊंगा अभी, कि हमेशा चीजें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करती हैं। यानी वाटर का मूवमेंट कहां से होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ का सोल्यूशन हाइपरटोनिक है, अंदर
मिनरल्स और इन सब के कारण यहाँ में भरा हुआ जो सेल्स है, जो साइटोप्लाज्म गाढ़ा होता है इन कंपैरिजन टू वाटर जो आपने गमले में डाला है। तो जब आपने मेरे भाई गमले में पानी डाला तो उस गमले में पानी डालने के बाद जो वाटर था उसमें वो ज्यादा कंसंट्रेशन था, वाटर ज्यादा था मॉलिक्यूल, लेकिन रूट हेयर के अंदर मॉलिक्यूल वाटर के कम थे। ड्यू टू दिस the movement of water from their higher concentration to their lower concentration, रूट में पानी पहुंचा, जहां रूट में वाटर पहुंचा नहीं एपिडर्मल सेल पे वाटर चला गया, इसके बाद अलग अलग सेल्स होती है, वाटर वहां तक जाता है जो बताऊंगा मैं। अभी कल मैंने रूट हेयर को एक्सप्लेन किया और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए बोर्ड में पूछा जाएगा, तो तैयार रहें। अब आपको मैं लेके चलूंगा डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले मैं आपको कुछ मेथड बताता हूँ, कौन कौन से मेथड होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। चलिए देखते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स को यूज करता है। हम पूरे के पूरे मोड को 2 पार्ट में बेटा डिवाइड करेंगे, पूरे के पूरे मोड को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक बेटा मोड हम बनाएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा बेटा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। अब मेरे को एक चीज बताइए कि अगर 2 डिफरेंट सॉल्यूशन हम दे दें, एक ये है एक ये है, 2 डिफरेंट सॉल्यूशन ए एंड बी, ये बी का है बेटा। एक में हमने क्या रखा, एक में हमने वाटर रख लिया, ओनली वाटर है, ये वाटर है, समझिएगा जरा अच्छे से, ये वाटर है। और बेटा हमने इनके बगल वाले में वाटर तो रखा है, लेकिन यहां पे कुछ सॉल्ट मिक्स करके रख दिए या शुगर मिक्स करके रख दिए। सिंपल सी बात है, आप अच्छे से बता देंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये सर गाढ़ा सॉल्यूशन होगा, और गाढ़े को इंग्लिश से बोलते हैं हाइपरटोनिक, ये गाढ़ा है। मैं कहता हूं बीच में इनकी दीवार तोड़ दी जाए और एक मेम्ब्रेन लगा दी जाए, एक मेम्ब्रेन का यूज कर लिया जाए, तो हमेशा देखा गया कि वाटर हमेशा या कोई भी मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। यानी ऐसी कंडीशन पे वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करेगा। वाटर का लोअर कंसंट्रेशन कहां पर है, ए वाले में, जबकि बी वाले में बेहतरीन तरीके से वाटर भरा हुआ है। तो भाई नियम यही कहता है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, बिना किसी एनर्जी के, कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं की गई, नॉट यूज एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं यूज करी गई। अभी जब कोई एनर्जी नहीं यूज करी गई तो बोल दिया हमने इसको पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोला गया, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन मींस नो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं, नेचर का रूल है, चीजें अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर पे जा रही, मेरे पास कुछ ज्यादा है मैं तुम्हें दे रहा हूं, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, कोई एनर्जी का नहीं कंज्यूम हो रहा। लेकिन आप अगर ये समझ लीजिए कि पानी के पास पानी ज्यादा है लेकिन फिर भी ये पानी यहां से खींच रहा है, पानी ज्यादा है इनके पास फिर भी पानी लिए ले रहा है बी वाले से, ए वाले से, तो बेटा ये तो अगेंस्ट खिलाफ हो गया, नेचर के खिलाफ हो गया। अपन के पास ज्यादा है लेकिन फिर भी तुमसे हम खींचे ले रहे हैं। ऐसी कंडीशन अगर होती है तो बेटा इसमें एनर्जी यूज होती है, बिना एनर्जी खर्च के जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं। यानी 2 घटनाएं घटती हैं। ट्रांसपोर्टेशन के 2 मेजर मेथड बनते हैं, एक जब एनर्जी बिना खर्च किए काम हो जाए, जब बिना खर्च किए काम होती है तो इसे हम कहते हैं बेटा
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब बिना एनर्जी खर्च हो रही है, नेचर के रूल के तहत काम चलेगा, यानी चीजें अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगी, तो आप इसे कहते हैं, ये है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन जब आपको एनर्जी खर्चा करनी पड़ गई, यानी यूज ऑफ एनर्जी हो गया, यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूज करना पड़ गया है, साथ ही साथ अभी तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चल रहा था, क्यों? मूवमेंट कर रहे थे मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर से लोअर की तरफ, अब क्या कर रहे हैं? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया, अगेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये तो आपको थीम समझ में आ गई होगी कि हाँ, मेन बेसर बात करें तो धरती पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा, दो चीजों से हो रहा, या तो बेटा एनर्जी ना यूज करके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे हो, चीजें अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर पे जाए, या फिर बेटा एनर्जी खर्च करके जाए, यानी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हमारे पास कोई चीज ऑलरेडी ज्यादा है, फिर भी हम उस चीज को पूरा करने के लिए कम वाली जगह से चीजों को उठा ले रहे हैं, ये बेटा हो जाता है क्या? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसे बोलते हैं क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सर होता कहाँ है? बेसिकली बेटा अगर देखा जाए तो प्लांट कुछ मिनरल्स को यूज करने के लिए, कुछ मिनरल्स को यूज करने के लिए ऐसा करता है। इवन हमारी मसल्स में सोडियम, पोटेशियम जैसे मॉलिक्यूल को भी अब्सॉर्ब करने के लिए ये घटना घटती है। तो कुछ खास मिनरल्स के लिए, सोडियम पोटेशियम के लिए, इसको अब्सॉर्ब करने के लिए हमारी सेल्स या प्लांट की सेल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करती हैं, और ये बन जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा उदाहरण मैं देता हूं, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं मेरे पास, चलिए आप देख लीजिए कौन कौन से एग्जांपल है। अभी मैं पैसिव के बता रहा हूं। पहला ट्रांसपोर्टेशन मेथड डिफ्यूजन, कॉमन मेथड है। डिफ्यूजन हम इसमें पढ़ेंगे ऑस्मोसिस, इसी में बेटा लेके चलेंगे आपको। एक टॉपिक आता है बहुत ज्यादा डिफाइन पूछा आता है एक नंबर पे, इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन हमें तीन मेथड्स पे बात करना है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड इम्बाइबिशन। डिफ्यूजन एक कॉमन मेथड होता है बेटा, डिफ्यूजन एक कॉमन मेथड है। क्या कॉमन मेथड है? ये गैस, सॉलिड और लिक्विड तीनों में हो सकता है, बट किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिफ्यूजन में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होगी। लेकिन ऑस्मोसिस में चले बेटा तो ये पहली बात तो लिक्विड में होगा। सेकंड थिंग, इसके लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसके लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए, यानी ऑस्मोसिस के लिए ये लिक्विड में होगा, इसके लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। और इम्बाइबिशन तो मैं अलग से बताऊंगा। बेसिकली ये डेड सेल के थ्रू होता है, सेल वॉल के थ्रू होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में हमारे डिफ्यूजन पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, इम्बाइबिशन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इम्बाइबिशन। और क्वेश्चन तो ऑस्मोसिस से भी धुआंधार बनते हैं, बताऊंगा आपको, एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस, लेकिन अभी इतना हेक्टिक मत लें, दिमाग पे आराम से हो जाएगा। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को थोड़ी समझ लें कि डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी। आपने परफ्यूम की बोतल ली, प्रेस कर दिया, एयर पूरे फैल गई वहां पर रूम में, ये क्या है? डिफ्यूजन है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। प्रोसेस नेचर के थ्रू ही चल रहा है। क्या बोतल के अंदर महकने वाले पार्टिकल ज्यादा थे, आपने प्रेस किया, एयर निकली, हायर मॉलिक्यूल टू लोअर, या हायर कंसंट्रेशन से लोअर चला गया, पूरे रूम में फ्रेशनेस फैल गई। लेकिन वहां पर कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है। जबकि जब आप ऑस्मोसिस करते हैं तो उसमें क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है। एक डिफरेंस है। चलिए अब एक्टिव और पैसिव में थोड़े डिफरेंसेस को समझने और
देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट डिस्प्लेसमेंट में दो चीजें आप ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये ग्रीन वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, ये किस जगह पे जाता है? देखिए ग्रीन वाले मॉलिक्यूल्स किस जगह पे जाता है? ये देखिए, जो आप देख रहे हैं ना, ये मेम्ब्रेन है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, जो कि सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन भी होती है। इसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसी को सेमी परमीबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मेम्ब्रेन पाई जा रही है, उसके थ्रू हो रहा है कोई भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन, तो वो ऑस्मोसिस हो गया। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन की आउटर साइड, जो ग्रीन वाला देख रहे हैं, ये आउटर साइड है, ये आउटर साइड है, ये इनसाइड द सेल है, इनसाइड द सेल। ये इनसाइड द सेल का पार्ट है, ठीक है, ये बात में समझ में आ गई। अब मॉलिक्यूल्स कहाँ जाता है? बाहर की तरफ। नेचर क्या कहता है? चीजें हमेशा अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। ये हो गया पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। इसके लिए कोई एनर्जी नहीं खर्च करनी, क्यों? चीजें जहां ज्यादा थी, ज्यादा से कम की तरफ चल रही है, यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, कोई एनर्जी नहीं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम कर रहा है। जब कभी भी कोई चीज ज्यादा से कम की तरफ चलेगा तो हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम कर रहा है। लेकिन इधर आ जाइए, ऑलरेडी कम है, ऑलरेडी बाहर के साइड कम है, अंदर जाता है, और जब ये चीज उल्टा चलने लगे, अंदर से बाहर, मान लीजिए अभी बाहर कम है, अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा है, लेकिन क्या करने लगे? प्रोसेस अंदर से बाहर की तरफ जाने लगे। तो सिंपल सी बात है, आप नेचर के खिलाफ हो। सॉरी, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? अभी मॉलिक्यूल्स कहाँ पर कम है? बाहर की तरफ। ज्यादा कहाँ है? अंदर की तरफ। अब प्रोसेस देखिए क्या चल रहा है, कम से ज्यादा की तरफ चल रहा है। अभी तक था ज्यादा से कम की तरफ चल रहा है, अब कम है फिर भी चले जा रहे हैं, उल्टा ही चल रहे हैं। जबरदस्ती खींचा जा रहा है इनको बाहर से, और खींचने के लिए लगाई जा रही है एनर्जी, जिसे हम लिखते हैं एटीपी। एनर्जी लगा के खींच रहे हैं कम से ज्यादा की तरफ। इस प्रोसेस को बोल दिया हमने एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट खेल चल रहा है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। क्लियर? तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कंसंट्रेशन के खिलाफ, यानी नियम का उल्टा चल रहा है, कम से ज्यादा की तरफ। ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो आई थिंक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम एक डिफरेंस पे, जो आपको काफी हेल्प करेगा। किस किस मोड पे डिफरेंस है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में, जल्दी देखते हैं। पहला, एनर्जी के लेवल पे देखेंगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्स सेलुलर एनर्जी, हमें सेलुलर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में डज नॉट रिक्वायर सेलुलर एनर्जी, सेलुलर एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्कुलेशन की बात करेंगे, यानी जिस तरफ सर्कुलेट होगा, तो लोअर टू हायर, क्योंकि एक्टिव है लोअर से हायर की तरफ चलेगा, जबकि पैसिव में क्या है? हायर टू लोअर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। प्रोसेस कैसा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट फास्ट प्रोसेस है भाई, एनर्जी लगाई जा रही, खींचातानी चल रही, तो सिंपल सी बात, थोड़ा फास्ट प्रोसेस होगा ही होगा। और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन इनके कंपैरिजन में कैसा है? स्लो प्रोसेस है। कैरियर प्रोटीन्स, अब देखिए कैरियर प्रोटीन्स क्या है बेटा। अभी आप जो सेल में देख रहे थे, जो आप देख रहे थे प्रोटीन्स, जैसे मैं दिखा दूं आपको, ये देखिए सेल मेम्ब्रेन में जो ये लगी हुई है बेटा, इसको बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन ये तरीके से सेल मेम्ब्रेन में इम्बेडेड प्रोटीन्स होती हैं। कैरियर प्रोटीन का मतलब है, कह रहा है कि आप बेशक अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करिए, लेकिन इनको बाहर से अंदर लाने के लिए एक आपको हेल्पर की जरूरत पड़ेगी, एक कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। उसे बोला जाता है क्या? कैरियर प्रोटीन। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर टर्म दे रहा है कि
कैरियर प्रोटीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रिक्वायर पड़ेगा। भाई जब हम अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट काम कर रहे हैं तो हमें खास चैनल सेल मेम्ब्रेन में बनाने पड़ेंगे, खास टाइप की प्रोटीन्स होनी पड़ेगी जो मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर खींच के ले आए। तो वही कह रहा कि यहाँ पर हमें कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायर्ड पड़ेगी, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होगा। यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शन में, जहां से कम है वहां से ज्यादा एक ही डायरेक्शन में होगा, जबकि हमारा जो पैसिव ट्रांसपोर्टर्स है ये बाई डायरेक्शनल काम कर सकता है, दोनों डायरेक्शन से, जिस चैनल से आ रहा है उस चैनल से बाहर भी चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम देखें, अगर आप प्रैक्टिकली देखे बात करें तो आप मॉर्निंग में स्प्राउट्स खाने के लिए जो भी हमारे चने हैं उसको फुलाते हैं, आप क्या करते हैं पानी डाल देते हैं। अब पानी में जब आपने डाल दिया तो क्या हुआ, इवनिंग टाइम आपने डाला तो वो तो काफी रिजिड थे, बट मॉर्निंग तक सॉफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उस समय ग्राम के अंदर जो कंसंट्रेशन था वो लेस कंसंट्रेशन था, वाटर था ही नहीं। और वाटर कहाँ था? जिस चीज में आपने डाला। तो जब आपने उसको डाल दिया वाटर में, तो वाटर कहाँ गया? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, चला गया सीड के अंदर। ये नेचुरल प्रोसेस है, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी। क्या आपने कुछ एनर्जी लगाई? क्या कोई एनर्जी नहीं लगाई, अपने आप चला गया। क्यों? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है। लेकिन जब हम कोई चीज हमारे सेल को जरूरत पड़ती है तो कम हो, उसके पास ज्यादा है लेकिन फिर भी खींचे ले रहा है क्योंकि उसमें वर्क करना है, ऐसी कंडीशन पे हम उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो जैसा कि आज का हमारा लेक्चर का प्रॉमिस था कि हमने जो लेक्चर के लिए बात करी, भाई आज का लेक्चर हमारा ट्रांसपोर्टेशन के मोड पे होगा और स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर पे होगा, वो हमने पूरा किया। तो आज आपने अच्छे से देख लिया होगा कि रूट हेयर है क्या और किस टाइप से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है या किस टाइप से चीजों को वो एब्जॉर्ब करेगा। वो पैसिव मेथड भी यूज करेगा, वो एक्टिव मेथड भी यूज करेगा। फिर मैंने आपको एक्टिव पैसिव में डिफरेंस भी बताया। पैसिव में भी हमने मोड्स बताया आपको, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड इम्बाइबिशन। इसलिए इम्बाइबिशन की थ्योरी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर पे रखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एट द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें चैनल्स, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो टाइम टू टाइम आपको हमारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे और आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाएगी। और आपको मेरी सिर्फ इतनी हेल्प करनी है कि लाइक करें, शेयर करें, बस। और क्या चाहिए? बाकी आपको पता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होने पर हम बोर्ड की तैयारी भी करेंगे, हम पेपर वर्क करेंगे, गेस्ट पेपर बनाएंगे, मॉडल पेपर पे काम करेंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।